खबरों के बीच एक बड़ी और अहम खबर, सीएनबीसी आवास की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि सरकार खरीफ एमएसपी की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर सकती है और आज एक ही दिन बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। जी हां, सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए धान, मक्का, सोयाबीन समेत कई फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। तो यहां पर खरीफ की फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी हो गई है। हमारे सहयोगी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो बधाई कि कल ही सीएनबीसी आवाज ने दर्शकों को ये खबर आपके जरिए बता दी थी और आज इस पर मोहर लगते हुए दिखाई दी है। तो जैसा कह रहे थे मंत्री जी कि 17 कुल फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है, किस हिसाब से किसानों को फायदा मिलेगा यहां पर? देखिए, किसानों के फायदे का आकलन देखें तो दरअसल इस एमएसपी को बढ़ाने से पहले एक अध्ययन किया जाता है किसानों की लागत अलग अलग फसलों में क्या है। उसके बाद ये सिफारिश की जाती है कितनी इनकी एमएसपी बढ़ानी चाहिए। तो जो सरकार ने अभी एमएसपी बढ़ाई है उसका आधार ये है कि किसानों की लागत जितनी भी है फसल की, उसमें कम से कम 50% आप वहाँ पर रिटर्न किसानों को मिल सके वो सुनिश्चित करिए। उसके हिसाब से एमएसपी बढ़ाई गई है। इसी हिसाब से खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। कुल 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। जैसा कि आपने कहा कि धान की एमएसपी जो सामान्य ग्रेड की धान होती है वहां पे 100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है और ये सबसे पहले जो था 1940 रुपए प्रति क्विंटल इसकी एमएसपी थी, जो अब बढ़ाकर 2040 रुपए कर दी गई है। इसी तरीके से धान ए ग्रेड जो होता है उसकी एमएसपी भी 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। जो पहले 1960 रुपए प्रति क्विंटल था वो अब बढ़कर के 2060 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि तिलहन, जिसका हम इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट निर्भरता रहती है, उसका क्या किया गया। तो वहाँ भी तुअर पे 300 रुपये, मूंग पर 480 रुपये, उड़द पर 300 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी बढ़ाई गई है। और तीसरी चीज़ जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो है खाने के तेल। इंपोर्ट पर इस कदर निर्भर होते हैं कि इंडोनेशिया कुछ करता है तो कीमतें यहाँ बढ़ जाती हैं, टैक्स घटाता है तो कीमतें घटती हैं। तो वहाँ भी कोशिश ये की जा रही है कि आत्मनिर्भर बना जाए। वहाँ पे सनफ्लावर सीड पर 385 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सोयाबीन पे 350 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो एक तरफ कोशिश ये की गई है कि इंपोर्ट खाने के तेल या फिर दलहन, इन सब के इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा आप देखें तो जो मक्का है उस पर 92 रुपये प्रति क्विंटल, कॉटन है वहाँ पे 354 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी बढ़ाई गई है। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छे से और डिटेल में आपने बताया कि क्या कारण से इस एमएसपी को बढ़ाने के लिए और कितनी इसमें इजाफा किया गया है किसानों के लिए, यहाँ पर सरकार की एक सौगात। तो चलिए, ये तो एक खबर रही जहां पर सीएनबीसी आवाज ने आपको पहले ही बताया और आज उस पर मोहर लगते हुए दिखाई दी। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर वो रही है क्रेडिट पॉलिसी। एक नजर अब उस पर। तो जैसा कि अनुमान था, आशंका थी, आरबीआई ने ब्याज दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी। आरबीआई ने रेपो रेट अब ½ % बढ़ाकर इसे 4.90% पर पहुंचा दिया है। हालांकि सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, यानी कि अब बैंकों को यहां से आरबीआई से महंगा कर्ज मिलेगा। क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई का भी अनुमान रिवाइज किया है। इसे अब 5.7% से बढ़ाकर 6.7% पर कर दिया है। आरबीआई ने एकोमोडेटिव रुख वापस लेने पर आम सहमति बनी है। On inflation, we have revised our projection and we are now projecting 6.7% for the full year 22-23. The rate hike and the stance. Rate hike obviously no brainer. It is 4%. It is 40 basis points and 50 basis points and I don't know why I'm fixated on 40. We did that last time. So it is 50 basis points
Sorry about that. So now the repo rate stands at 4.9. Liquidity, I think there was a lot of speculation around CRR. We have not increased the CRR. तो यहां पर महंगाई पर अटैक करने की कोशिश है, लेकिन यहां पर आपकी ईएमआई बढ़ते हुए दिखाई देगी। अब हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा समझते हैं कि ओवरऑल पॉलिसी का लब्बो लुआब क्या रहा। तो नीरज जी, साफ है महंगाई को लेकर कंसर्न थे, रेपो रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद की ही जा रही थी, आशंका कह लीजिए जताई जा रही थी, और यहां पर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आती हुई हमें दिखाई दी। लेकिन ओवरऑल आगे बढ़ते हुए आरबीआई ने क्या रुख दिखाया है, कैसे जाएगी यहां से पॉलिसी आगे? देखिए, ब्याज दरें बढ़ना तय है और इस पॉलिसी के का तुरंत जो है आप देखेंगे ट्रांसमिशन आपकी होम लोन में, पर्सनल लोन में या कॉरपोरेट लोन में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। और इसके थोड़े समय बाद लैग इफेक्ट के साथ, यानी महीने 15 दिन के अंदर ही डिपॉजिट रेट्स भी आपको बढ़ते दिखेंगे। तो आरबीआई ने आज अपने स्टैंस में शिफ्ट किया है, यानी अपना रुख बदल लिया है। अभी तक जो एकोमोडेटिव मतलब आसान कर्ज वाला रुख था, अब वो बदल के थोड़ा सख्त रुख हो गया है, इसीलिए उन्होंने 0.5% बढ़ा दिया है। लेकिन यहीं पर कहानी रुकेगी नहीं। तमाम एक्सपर्ट्स का भी मानना है और आरबीआई खुद ये मान रहा है कि चूंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन की चिंता है कि आने वाली 1-2 पॉलिसी में और आपको ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखेंगी। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है, सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है। आरबीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और ये भी कही कि जब वो कच्चे तेल की इस महंगाई को देख रहे हैं तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन में $105 तक के प्राइस को डिस्काउंट किया है, यानी काफ़ी ऊपर साइड में जाकर के उन्होंने इसकी डिस्काउंटिंग की है, तो जिससे कि अंदाज़ा लग सके कि कितना इम्पैक्ट आ सकता है महंगाई का। इसीलिए महंगाई का जो अनुमान है 1% पूरे साल के लिए उन्होंने बढ़ाया है। हालांकि ग्रोथ के अनुमान में कोई चेंज नहीं किया, यानी जीडीपी में कोई चेंज नहीं किया। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि शायद अगले 5-6 महीने के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए बहुत सारी चर्चाएं हैं कि क्या सितंबर तक इन्फ्लेशन पीक कर जाएगा। इसमें भी एक कंडीशनल है कि मॉनसून कैसा बिहेव करता है। अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है या नॉर्मल से स्लाइटली बेटर होता है तो शायद हम देखेंगे कि सितंबर के आसपास इन्फ्लेशन पीक कर जाए इंडिया में। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला फिर थम सकता है। तो इस पॉलिसी को हॉकिश पॉलिसी हम लोग कहते हैं, सख्ती वाली पॉलिसी है जहाँ पे ब्याज दरें बढ़ेंगी और महंगाई को कंट्रोल करने की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बार बार वो कह रहे हैं कि हमको महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आपके जो होम लोन की ईएमआई है वो बढ़ेगी, पर्सनल लोन का ब्याज बढ़ेगा, कॉर्पोरेट लोन का ब्याज बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया नीरज जिस पॉलिसी को हमें एक्सप्लेन करने के लिए। और जैसा नीरज यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है और बैंक भी इसके संकेत दे रहे हैं। एसबीआई लोन ग्राहकों की ईएमआई जल्द बढ़ा सकता है। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि एल्को बैठक में ब्याज दरों पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा लैग से बढ़ेंगे क्योंकि लोन रेट्स जो वो डायरेक्टली लिंक हैं और लोन रेट्स में करीब करीब हमारे केस में 23% है एबीएलआर लिंक, लेकिन और एमसीएलआर वगैरह का भी इनडायरेक्ट लिंक है। तो कुल मिला के लोन रेट्स में जल्दी पास ऑन होगा और डिपॉजिट में थोड़ा सा लैग से होगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्योंकि अगर पूरे मार्केट के रेट्स बढ़ रहे हैं तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ना ही चाहिए। हमारी एसेट लायबिलिटी कमेटी मीटिंग होती है, महीने में एक बार होती है। तो अब लास्ट मीटिंग हमारी अर्ली पार्ट ऑफ जून में शेड्यूल्ड है, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि कितना बढ़ाना और कब बढ़ाना है। जी, तो साफ संकेत है कि अब आपकी ईएमआई महंगी होने जा रही है। और देखिए, जो रेपो रेट या एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े हुए लोन होते हैं वो तुरंत ही महंगे हो जाते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब कि कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें से एक है जो अधिकतर बैंक इस्तेमाल करते हैं, वो है रेपो रेट। तो आज कंज्यूमर अड्डा पे हम इसी पे फोकस करने वाले हैं कि अब आरबीआई ने तो ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इसका मतलब है कि सीधे तौर पे आपके लोन महंगे होने जा रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखे हैं उनकी ईएमआई बढ़ेगी, जो नए लोन लेने जाएंगे उनके लिए भी ये महंगा हो ही सकता है। तो कैसे अब आप अपना एडजस्टमेंट बिठाएंगे, किस तरीके से आने वाले वक्त में उसे अपने खर्चों में एडजस्ट करेंगे। और ये सिलसिला शायद यहीं नहीं थमेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आगे चलते हुए अभी रेपो रेट में और बढ़ोतरी हो सकती है, तो ब्याज दरें यहां से और ऊपर जा सकती है। ऐसे में आपके लिए अपने मंथली बजट को एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है। तो इसी सारे सिनारियो पे हम खास बातचीत करने वाले हैं आज शाम को 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। आरबीआई ने दरें बढ़ाई, अब बढ़ेगी ईएमआई।
लेकिन ये तो बात हुई कि आपकी ईएमआई की, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी और विस्तार से कई बातें कहती है, देश की अर्थव्यवस्था पर फोकस करती है, महंगाई पर फोकस करती है। तो आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाने से कैसे और कब तक कंट्रोल में आएगी महंगाई, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर महंगाई पर शक्ति प्रहार। तो आपके लिए आज दोनों अड्डा में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से जो खास बातें निकल कर आई हैं, कंज्यूमर एंड पर, देश की अर्थव्यवस्था के एंड पर, महंगाई के एंड पर, यहां चर्चा होती हुई दिखाई देगी। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए, तो क्रेडिट पॉलिसी के बाद देख लेते हैं कि बाजार में आज क्या हाल रहे। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 215 पॉइंट की गिरावट रही और ये 54,000 के करीब, और निफ्टी 60 पॉइंट गिरकर 16,000 के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली रही। एफएमसीजी, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों पर दबाव रहा। वहीं रियल्टी, मीडिया, फार्मा, आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली। आज के बाजार में निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में गिरावट रही, तो सेंसेक्स में के 30 में से 17 शेयर बिकवाली का शिकार रहे। निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। अब मेडिकल जगत से एक बहुत बड़ी खबर, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी खबर आई है। कैंसर को पूरी तरह ठीक करने के लिए आज भी मेडिकल साइंस की दवा ढूंढ रहा है, लेकिन अब इसमें डॉक्टर्स को एक कामयाबी मिलती दिख रही है। रेक्टल कैंसर से जूझ रहे एक समूह के साथ ऐसा एक चमत्कार हुआ है। प्रयोग के तौर पर एक इलाज में इन मरीजों को, जो कि संख्या में करीब 18 थे, पूरी तरह से ठीक किया गया है और इन्हें एक नया जीवन मिल गया है। अमेरिका में हुए इस छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में 18 मरीजों को शामिल किया गया था, जिन्हें 6 महीने के लिए डोस्टरलीमैब नाम की एक दवा दी गई। 6 महीने बाद इन सभी लोगों का कैंसर पूरी तरह से ठीक पाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। डोस्टरलीमैब एक दवा है जो लैब में बनाए गए अणुओं से बनी है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों से मेडिकल जगत इस वक्त हैरान है। तो चलिए हम इस पर विस्तार से और बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत मेहता। डॉक्टर मेहता, वेलकम। सीएनबीसी आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने भी ये, क्योंकि आज के अखबारों में हर जगह वेबसाइट्स पर ये खबर बहुत प्रमुखता के साथ छपी है, आपने इसमें और डिटेल में भी स्टडी की होगी। कितना उत्साहित करने वाली है ये खबर? मैं यही बोलूंगा कि ये प्रॉमिसिंग है स्टडी, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई क्योर है। अभी ऐसा नहीं बोला जा सकता। मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों ऐसा क्यों नहीं बोला। हाँ जी, जरूर। सो एक्चुअली हमें थोड़ा बैलेंस्ड तरीके से इसे देखना होगा। ये नॉर्मली जो कोई भी ड्रग अप्रूव होती है या कोई भी ड्रग प्रूव की जाती है कि कैंसर को ठीक करेगी, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कई अलग अलग तरह के कैंसर को ठीक करती है। और कैंसर एक बीमारी नहीं है, ये कई तरह की बीमारी है। और अभी जिस स्टडी की आप बात करें, डोस्टारलीमैब जो ड्रग है वो इम्यूनोथेरेपी की दवाई है, जो इम्यूनोथेरेपी कोई नई चीज नहीं है। ये कई साल से अब उपलब्ध है, भारत में भी उपलब्ध है। डोस्टारलीमैब इज जस्ट अ टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी ड्रग। इंडिया में भी इस तरह की 4-5 दवाइयां ऑलरेडी उपलब्ध हैं और यूज की जा रही हैं। बट ये खास किस्म के रेक्टल कैंसर की बात हो रही है, जो सिर्फ 5 से 10% रेक्टल कैंसर है, जिसमें एक खास किस्म का जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जिसे डेफिशिएंसी ऑफ मिसमैच रिपेयर बोलते हैं। उसमें एक ऐसी म्यूटेशन है जिससे ट्यूमर तेजी से म्यूटेट करता है, बदलता रहता है। उसी खास तरह के रेक्टल कैंसर में सिर्फ 14 मरीजों में कंप्लीट रिस्पॉन्स मिला है। कंप्लीट रिस्पॉन्स मतलब जो बीमारी थी वो डिसअपीयर हुई है, बट सिर्फ 6 महीने से 25 महीने का ही फॉलोअप है। इतना ही टाइम हुआ है अभी। तो ये बोला जा सकता है कि रेमिशन अचीव हुआ है, रिस्पॉन्स अचीव हुआ है, सीआर हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट आज की डेट में ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेशेंट क्योर हो गए। ये लॉन्गर फॉलोअप पे, लॉन्गर टाइम और कुछ कई महीने और सालों वेट करना होगा, फिर देखना होगा कि बीमारी आती है कि नहीं वापस, तब उसको क्योर लेबल किया जाता है। और आज की डेट में भी इसे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं बोला जा सकता। ये स्टैंडर्ड को रिप्लेस नहीं करता, बट एक हाइपोथेसिस और एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जरूर जनरेट करता है। और एक्साइटिंग है, मैं मानता हूँ, प्रॉमिसिंग भी है। बट हमें इसको लेके बैलेंस रहना होगा, बिकॉज इतने सारे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, कितने पेशेंट्स के भी मैसेज आ रहे हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक खास कैंसर के लिए है, और उसमें से भी 5 से 10% रेक्टल कैंसर, जिसमें एक खास म्यूटेशन है, और वो भी अर्ली फेज स्टडी है, जिसमें सिर्फ रिस्पॉन्स कंप्लीट हुआ है, क्योर नहीं हुआ।
जी, तो ठीक है, हम अपने दर्शकों को यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। डॉक्टर साहब उस पर और थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। यहाँ एक तो ये कहा गया रिपोर्ट में कि कैसे पता लगा कि कैंसर नहीं है, तो जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, वो सारे टेस्ट इस समय नेगेटिव आए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें कैंसर खत्म हो गया। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसे सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट एक अलग बात है, लेकिन हमें लॉन्ग ड्यूरेशन में देखना होगा कि क्या ये बीमारी लौट कर तो नहीं आती। दूसरी चीज ये बताया गया है यहाँ पर कि इस दवा ने एक तरीके का जो कवर होता है कैंसर सेल्स के ऊपर, जो दूसरी दवाओं से जाता नहीं, वो म्यूटेट होते रहते हैं, उस कवर को तोड़ने में कामयाबी पाई, और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उन सेल्स पे काम कर पाया और उन्हें ठीक किया। डॉक्टर साहब मैं अगर कहीं गलत हूं तो मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, चलिए, तो ये दो बातें तो हमने दर्शकों को बता दी। अब आपने कहा कि हम बहुत उत्साहित नहीं हो सकते, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज है। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस लेवल तक भी मेडिकल साइंस में पहले कहीं कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है या अपने आप में पहला और अलग अनोखा है? नहीं, ऐसा नहीं। पहले भी ऐसी कई दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट जिन्होंने दिए हैं। अब जो 14 है ना, 14 नंबर बहुत ही छोटा है जी। इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट जो जैसे इमैटिनिब नाम की दवाई ब्लड कैंसर के लिए 2001 में आई थी, जो टाइम मैगजीन है उसके फ्रंट पेज पे छपा था मैजिक बुलेट, और ये बोला गया था कि ये क्योर कर देती है CML क्रॉनिक फेज को। हाँ, बिल्कुल कर भी देती है, और 80% लोगों को कर भी देती है, बट लॉन्गर टर्म फॉलोअप जो है ना, 20 साल हो गए अब उस बात को, और जैसे जैसे फॉलोअप बढ़ा, बीमारी कुछ लोगों की वापस भी आने लग गई। तो ये सिर्फ वक्त के साथ पता चला। जिसको पहले मैजिक बुलेट बोला जाता था, आज भी मैं मानता हूं इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंसर ड्रग डिस्कवरी स्टोरीज, इमैटिनिब फॉर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो एक तरह का ब्लड कैंसर है। बट फिर भी जैसे जैसे फॉलोअप हुआ, टाइम बढ़ा, लोगों की बीमारी वापस भी आई। सो सिर्फ 6 महीने और 8 महीने और 10 महीने 25 महीने तक जो मैक्सिमम फॉलोअप है, इसमें नहीं बोला जा सकता कि ये क्योर है। 14 पेशेंट नंबर बहुत ही छोटा है इसके लिए, और इट कैन बी अ मैटर ऑफ चांस। 14 पेशेंट है सिर्फ, हो सकता है अगर इसी में 40 पेशेंट्स हो या 100 पेशेंट्स हो तो कुछ पेशेंट्स में नहीं भी मिले CR। तो आज की डेट में मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पेशेंट्स क्योर्ड हैं, बट मैं ये जरूर बोलूंगा मैं उत्साहित हूं इसको लेके। राइट। तो डॉक्टर साहब एट लास्ट हमें ये बताइए, क्योंकि अब भारत में भी कैंसर के मामले बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। पहले जो सुनने में नहीं आते थे, अब बहुत ज्यादा आपको पता लगता है कि फला व्यक्ति को कैंसर हो गया। ये बताइए कि कैंसर के इलाज में हम कहां तक आगे बढ़े हैं? क्या आज भी हम इसे लाइलाज ही कहें कि जहां पर बहुत कम चांसेस होते हैं? कैंसर वैसे ही बहुत डराने वाला शब्द है, या फिर आप कहें कि नहीं, हमने काफी हद तक प्रगति कर ली है और अभी बहुत बाकी होगा रास्ता, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है स्थिति? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हमने काफी हद तक प्रगति की है, बट कैंसर अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, एक बीमारी नहीं है। सो कुछ कैंसर्स में प्रगति इतनी अच्छी है कि 90%, 100% भी, नियरली 100% क्योर रेट्स भी हैं। बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आज भी 10% भी क्योर रेट नहीं है। सो ये बहुत ही वेरिएबल है। आपका आंसर जो मुझे करना होगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज मुझे हर डिजीज को स्पेसिफिकली पिक करके, लंग कैंसर का आंसर अलग देना होगा मुझे, लिम्फोमा का आंसर मुझे अलग देना होगा, अक्यूट माइलॉइड का ल्यूकीमिया का अलग देना होगा, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का अलग देना होगा। हर बीमारी को चुन चुन के मुझे आपका जवाब देना होगा। बट इसके लिए आप मुझे और वक्त अगर देंगे तो मैं दे सकता हूं, बट इस पे लंबी डिस्कशन चाहिए, क्योंकि हेट्रोजेनस बीमारी है कैंसर, एक बीमारी नहीं है। तो जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो कैंसर को एज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, एज अ मेनी डिजीजेस रिपोर्ट करना होगा, ना कि एक बीमारी। तब उसकी डेप्थ में जाके बात की जा सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो किसी दिन एक खास कार्यक्रम में हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे और लंबी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। लेकिन अभी वी गॉट योर पॉइंट कि हाँ, ये कैंसर के प्रकार इतने बड़े हैं, इतनी ज्यादा उसमें वेरिएशन है कि आप स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, ये जो भी नतीजे आए हैं ये उत्साहित करने वाले हैं, ये खुश करने वाले हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर का इलाज मिल गया, अगर एक लाइन में से एक्सप्लेन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और ये सारी बातें इतने विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आवाज समाचार में फिलहाल वक्त हो रहा आपसे इजाजत लेने का। ऐसी ढेर सारी रोचक खबरों के लिए लगातार CNBC आवाज पर बने रहिए। हम आपको देश दुनिया की सभी लेटेस्ट खबरें बताएंगे, आपके काम की खबरें बताएंगे CNBC आवाज पे हमेशा लगातार। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।